लास्ट लेक्चर में जो अभी तक हमने सीखा है ना, वो 3 बातें सीखी हमें। एक इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में क्या सीखा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा तो उसका लेजर बनाएंगे या वो एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। टैक्स पेएबल का भी यही करना है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बारे में क्या सीखा है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2 तरीके हैं। अलाउंस का डिफरेंस लेना है तो फिर ग्रॉस डेटर का डिफरेंस लेना है, और अगर अलाउंस का डिफरेंस नहीं लेना तो फिर नेट डेटर्स का डिफरेंस लेना है। आज जो हम बात सीखने जा रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है कैश फ्लो के अंदर। उससे बाकी सारी बातें छोटी हुआ करेंगी, उससे बड़ी बात नहीं होगी। तो बात यह है कि किसी भी नॉन करंट एसेट्स का जो लेजर बनाया करेंगे हम, वो कैसे बनाएंगे। किसी भी नॉन करंट एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बायोलॉजिकल एसेट्स, कोई भी नॉन करंट एसेट्स के लेजर को बनाने के 2 तरीके होते हैं। नॉन करंट एसेट्स का स्टैंडर्ड एक तरीका ये होता है कि आप उसको कॉस्ट पे बनाते हो, और दूसरा आप उसे बनाते हो बुक वैल्यू पे। पहली बात, ये दोनों मैंने लिखे हैं, ये डेप्रिसिएशन के मेथड नहीं है, ये लेजर्स बनाने के मेथड है। जब मैं कॉस्ट पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर बनाऊंगा या कोई भी नॉन करंट एसेट्स का लेजर बनाऊंगा, किस पे, कॉस्ट पे, तो जो एसेट डेबिट होंगे वो भी कॉस्ट पे होंगे, जो एसेट क्रेडिट होंगे वो भी कॉस्ट पे होंगे। मतलब एसेट आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, बट कॉस्ट पे। हमारे पास ब्रॉड ऑन पड़ा होगा, वो हम लिख लेंगे जितना भी ब्रॉड ऑन होगा। फिर एसेट्स हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में यह देखा जाता है कैश देकर कितने एसेट्स आए हैं। अगर हमने एक एसेट खरीदा है और उधार पे खरीदा है, क्या कैश फ्लो होगा? तो कैश फ्लो हुआ ही नहीं। तो इसलिए याद रखें कि हमने पूरे लेजर्स के अंदर सिर्फ वो चीज पिक करनी है जो कैश हो। जैसे अगर मेरे पास एसेट आता है, मैं उधार पे खरीदता हूं, एंट्री पास होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेबल या पेबल क्रेडिट। तो वो पेबल के नाम से हमारा पीपीई डेबिट हो रहा है। किस नाम से डेबिट हो रहा है? पेबल के नाम से हमारा पीपीई डेबिट हो रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं शेयर देकर एक एसेट खरीदता हूं, या ओनर एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, शेयर देकर एसेट खरीदता हूं या ओनर बिजनेस में एसेट इन्वेस्ट करता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? पीपीई डेबिट कैपिटल क्रेडिट, पीपीई डेबिट कैपिटल। तो इसका मतलब है वो आ जाएगा शेयर कैपिटल के नाम से या कैपिटल के नाम से। कैश फ्लो तो अभी भी नहीं हुआ, एसेट मेरा चेंज हो रहा है, एसेट्स मेरे बढ़ रहे हैं, बट कैश की वजह से नहीं। फिर उसके बाद मेरा एसेट बढ़ जाता है रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से। क्या एंट्री पास होती है जब रीवैल्यूएशन की वजह से एसेट बढ़ता है? पीपीई डेबिट, ओसीआई क्रेडिट, या पहले लॉस पड़ा हुआ है तो पहले लॉस क्रेडिट। लेकिन पीपीई डेबिट कैश के नाम से नहीं होगा, पीपीई डेबिट कैश के नाम से नहीं होगा, बल्कि रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से या ओसीआई की वजह से। ठीक होगी बात? उसके बाद नेक्स्ट, अगर मेरा एसेट एक्सचेंज के केस में होता है, मतलब मैंने एक एसेट दिया और एक एसेट लिया, और एक्सचेंज के बदले कैश की भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है। अब हम क्या करेंगे कि एक्सचेंज के केस को ना सेपरेट कर देते हैं। एक्सचेंज के केस में 2 काम हो रहे होते हैं, एक एक्सचेंज में एडिशन हो रहा होता है, आगे ब्रैकेट में लिख लें एक्सचेंज, और एक एट द सेम टाइम डिस्पोजल हो रहा होता है। लेकिन होता ये सारा मामला कॉस्ट पे है। जो एसेट आएगा उसकी भी कॉस्ट डेबिट करेंगे, और जाएगा तो उसकी भी कॉस्ट क्रेडिट करेंगे। ठीक होगी बात? अब इसका केस स्पेशल केस बनाते हैं इसको।
ये इस लेजर के अंदर जरूर आएगा, एडिशन भी आएगा, डिस्पोजल भी आएगा। बट आपने करना क्या है, जो एक्सचेंज का कैश होगा, अगर कैश इन हो रहा है तो इनफ्लो शो कर देना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और अगर एक्सचेंज में कैश पे कर रहे हैं तो आउटफ्लो शो कर देना सेपरेटली, बाकी चीजों से अलग लिखेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो हम लिख देंगे कि कैश पेड इन केस ऑफ एक्सचेंज या फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सचेंज, या कैश रिसीव फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सचेंज। तो इसको हमने सेपरेट लेना है एक्सचेंज का कि कैश कंसीडर्ड सेपरेटली इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो कैश इनफ्लो भी हो सकता है, वो कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। लेजर में लिखेंगे, ये नहीं कि हमने तो वो सेपरेट लिख रहे हैं तो फिर यहां पर, क्योंकि एडिशन और डिस्पोजल तो हुआ है ना, फिर उसके बाद हमारा एसेट कम किस वजह से हो सकता है, बेच दें, एक्सचेंज के अलावा जो डिस्पोजल होंगे, एक्सचेंज के अलावा अगर कोई डिस्पोजल होगा वो क्रेडिट करेंगे। रीवैल्यूएशन लॉस से भी हमारा एसेट कम हो जाता है, रीवैल्यूएशन लॉस हो या इंपेयरमेंट लॉस हो, उससे भी हमारा एसेट कम हो जाता है। किसी भी वजह से हमारा एसेट कम हो तो क्रेडिट, ज्यादा हो तो डेबिट। सब कुछ लिखने के बाद अगर वो खुद बता देता है कि आपने इतने का कैश देकर एसेट खरीदे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बताता तो यहां लिखेंगे कैरी डाउन, और इधर जो डिफरेंस आएगा, ये कैश का मतलब क्या है, इसकी एंट्री कोई पास कर सकता है? इस कैश का मतलब क्या है? पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट, मतलब हमने ये वाले एसेट कैश देकर खरीदे हैं, तो ये हमारा आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो पीपीई के लेजर के अंदर, हम इधर बाद में, पीपीई के लेजर के अंदर आपके सारी इंफॉर्मेशन पुट करोगे जो विदाउट कैश की वजह से मूवमेंट हो रही है। एसेट बढ़ गया तो डेबिट, कम हो गया तो क्रेडिट। एक्सचेंज वाला कैश हम सेपरेटली लिखेंगे, वो इधर नजर नहीं आ रहा आपको। वैसे हम दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं कि वो एक्सचेंज के केस में जितना कैश पे कर रहे हैं वो भी क्रेडिट कर देंगे, हम उसको सेपरेट डील करेंगे। इसके बावजूद अगर डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड पर, तो इसका मतलब है हमने वो एसेट किस तरह खरीदा, कैश के जरिए। तो ये अमाउंट हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जाएगी। ओके होगी बात? ये तो था कि अगर हम लेजर कॉस्ट पे बनाएंगे तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। अगर लेजर बुक वैल्यू पे बन रहे हो, पता कैसे पता चलता है बुक वैल्यू पे बनते? क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है, बट अगर कैश फ्लो के अंदर हो भी सही ना, तो भी आप बुक वैल्यू पे बना सकते हो। बुक वैल्यू पे लेजर बनाने का तरीका वही पुराना जो आपने आईए 16 के अंदर पढ़ा है। वो किस तरह से आया कि हमने क्या करना होता है, बुक वैल्यूज ले लेनी होती, सिर्फ ब्रॉड ऑन कैरी डाउन में, बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर है। अगर हम पीपीई का लेजर बुक वैल्यू पे बनाते हैं, सारा स्ट्रक्चर एज इट इज है, सिर्फ ब्रॉड ऑन जो लिखेंगे ये उसकी बुक वैल्यू आएगी, और जब इसका कैरी डाउन लिखेंगे तो भी बुक वैल्यू का होगा। जो एसेट बेचेंगे वो भी बुक वैल्यू पे लिखेंगे। इसके अलावा बाकी सेम है, मतलब अगर उधार पे खरीदा है पेएबल, अगर शेयर से खरीदा है कैपिटल, एक्सचेंज भी हो सकता है, बाकी एज इट इज। बस एक और चीज है कि यहां पर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी यहां पर यार, बाकी इंपेयरमेंट लॉस, ड्रॉइंग्स अगर हो गया, कोई एसेट विद ड्रॉ कर लिया है, वो सब सेम
और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी यहां पर आती है। ओके होगी बात, ये सबको पता है ना, जब हम बुक वैल्यू पर लेजर्स बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन लेजर के अंदर ही आ जाता है। और अगर डिफरेंस आएगा तो वो किस नाम से आएगा, अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो कैश का आएगा, और अगर क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो वो डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो वो कैश होगा, और अगर क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आएगा डेप्रिसिएशन। ठीक होगी बात। तो ये किसी भी नॉन करंट एसेट का स्ट्रेटजी यानी लेजर बन सकता है, कोई भी, ये सिर्फ पीपी नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर बनाना चाहो तो बन जाएगा। हाँ, उसका अपने तरीके का लेजर होगा। फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू मॉडल पे बनेगा, मतलब डेबिट क्रेडिट करके बढ़ा तो फेयर वैल्यू गेन से डेबिट, कम हुआ तो फेयर वैल्यू लॉस से। ठीक होगी बात। चलिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब आए जरा क्वेश्चन नंबर 3। आप ऐसा करो, अभी के लिए थोड़ी सी एक 5 मिनट की एक एक्टिविटी करनी है हमने। ये आपके पास फिक्स एसेट्स पड़े हुए हैं, ओके होगी बात, और यहां पर आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अवेलेबल है, ओके होगी बात। कॉमन सेंस जरा दिखानी है। ये समझा जाता है छोटे लेवल पे कि जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो तो जो एसेट्स गिवन होते हैं वो कॉस्ट पे गिवन होते हैं, ऐसा ही है ना, और यही मिथ है ना। लेकिन ये मिथ इस तरह से है कि अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर ही ऊपर हो, अकाउंट्स के अंदर अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो ना, तो याद रखें एसेट्स कॉस्ट पे होते हैं और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से बताई होती है। अगर बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई हो और ऊपर अकाउंट्स के अंदर ना बताई हो तो वो बुक वैल्यू होती है, वो कॉस्ट नहीं होती। दोबारा सुने, दो चीजों के बारे में सुन लें, अलाउंस फॉर बैड डेट्स और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर अकाउंट्स के अंदर होगी तो जो अमाउंट्स होंगी एसेट्स की या डेटर की वो ग्रॉस होंगी, वो माइनस नहीं हुई। और अगर वो बाहर बताई होंगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताई होंगी, तो वो अकाउंट्स के अंदर वो माइनस होके बाहर आएगी। बाहर निकलेगी तो गिवन नहीं है तब भी बुक वैल्यू है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तब भी बुक वैल्यू है। बट अगर अकाउंट के अंदर ही होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर बैड डेट्स, तो फिर वो पीपीई कॉस्ट पे होंगे और डेटर्स ग्रॉस होंगे। ये बात याद रहेगी या दोबारा बताऊं? डन। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट्स के अंदर हूं तो वो ग्रॉस वैल्यूज होंगी उनकी अपनी, मतलब डेटर एसेट्स कॉस्ट में होंगे और डेटर्स ग्रॉस होंगे। अगर ये बाहर गिवन होगी, जैसे इस तरह इस क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन, तो फिर ऊपर जो वैल्यूज हैं वो बुक वैल्यू। अच्छा, इनकी कॉस्ट फाइंड कर सकते हो, ये वापस ऐड बैक कर दो, वो पहले माइनस हुई है ना, तो ऐड बैक करेंगे तो कॉस्ट भी आ जाएगी। बात समझ लग गई? और ये बात याद भी रखनी है, ये चीजें स्टेप बाय स्टेप याद रखनी है। इंटरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, टैक्स के बारे में, फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट के बारे में। अभी आज हमने 2-3 चीजें पढ़ लेनी है, नेक्स्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन के रिलेटेड बातें पढ़नी है कि इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, हमारा टाइम बचेगा, चीजें याद होगी तो हमारा टाइम सेव होगा। ठीक होगी बात? तो चले जी, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्या आपको डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन है? नहीं गिवन ना। अब चलिए डेप्रिसिएशन की बात भी अभी इसी क्लास में कर लेते हैं। चलो जी, डेप्रिसिएशन के बारे में भी लिख लें कुछ बातें। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कहता है पहली बात गिवन होगी, अगर गिवन होगी तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं गिवन तो फाइंड करेंगे। अब फाइंड कैसे करेंगे? नंबर 1, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से।
किसके लेजर से आता है बनाना अक्यूमुलेट डेफिशिएंट का लेजर? मैंने पहले ही कहा था IAS 16 आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ब्रॉड ऑन, यहां पर कैरिड ऑन, जो एसेट बेचा उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहां पर डेप्रिसिएशन फॉर द, इसके अलावा भी इसके अंदर चीज एक आती है, मैं रेड में लिख देता हूं, वो जो इलिमिनेशन करते हैं, पता है ना एलिमिनेशन, अक्यूमुलेटेड डेबिट, पीपी क्रेडिट, जो रेड है ना ये कभी कभी आता है, ब्लैक आता जाता रहता है। अब हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये मिसिंग होगी, बाकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। नंबर 2, पीपीई का लेजर बुक वैल्यू पे बनाकर भी डेप्रिसिएशन फाइंड हो जाती है। अभी अभी लिखा है पीपीई का लेजर बुक वैल्यू पर बनाकर भी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड की जा सकती है। सीक्वेंस से चलना है। अगर क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है तो वो लेजर बनाना, ठीक है। और अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं है तो हम क्या बनाएंगे, पीपी का बुक वैल्यू। तीसरे नंबर पर वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग कैसे करते हैं, ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन माइनस डिस्पोजल, एडिशन की डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। तीसरे नंबर पर वर्किंग, एंड लास्ट वन इज कॉमन सेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन इधर उधर फिर रही होती है, हमें नजर नहीं आ रही होती, कॉमन सेंस से किसी के पीछे छुपी होती है, किसी अमाउंट के अंदर चली जाती है, तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन वो हिंट दे देता है। तो उसको किस तरह से फिर डील करेंगे, वो फिर वो तो बस हिंट मिल गया तो ठीक है, नहीं देना से, ठीक है। चलें जी, वापस अपने क्वेश्चन पे चले जाए। क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा? फिलहाल तो माना तो नहीं लेकर आज, तो ये बात तो नजर आ रहा है, बीमार हो गया एक ही दिन 2 दिन से। आप भी साथ थे वो ना, रेन कोट टाइप चीजें ले लो, उससे बेहतर बचत हो जाती है। या ये पैराशूट वाले का ट्राउजर शर्ट इस्तेमाल किए, ट्राउजर तो कम से कम होना चाहिए, यानी ट्राउजर भी रखो। चलिए लाइट है तो ना,
चलें, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं गिवन। अब आपको याद रहेगा डेप्रिसिएशन अगर ना गिवन हो तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला कि पीपी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो उसका लेजर बना लेंगे। अगर वो नहीं गिवन तो देखेंगे कि एसेट्स बुक वैल्यू पे फिर गिवन होंगे तो एसेट का लेजर बना लेंगे। वहां से भी नहीं कुछ मिल रहा तो फिर हमारे पास आ जाएगा वर्किंग करके कर लेंगे अगर उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, और या फिर लास्ट एट द एंड जो कि बहुत कम आता है, और जब आता है तो फिर हम छोड़ देते हैं। मतलब कॉमन सेंस मतलब समझ जाओ। अब यहां पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें गिवन है तो हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते, करके देख लेते हैं। हम बनाएंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। चलिए आप बातें नहीं करें प्लीज। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ब्रॉड ऑन कितना है 5605, कैरिड ऑन कितना है 7470। यहां पर एक और बात बताई हुई है, ड्यूरिंग द ईयर
fixed assets costing 1500,000 with book value 867,000 were sold for rupees 1284000। क्या इन दोनों से डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड एक्शन का पता चल सकता है? yes. आपस में प्लस कर दें, माइनस कर दें, करो फिर माइनस 633 और क्योंकि आपने तो सवाल पढ़ा है, कई दफा पढ़ा होगा, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई, तो इसका मतलब है इसको क्लोज करेंगे। हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2498 ये बात समझ लगी? डेप्रिसिएशन अगर जब कभी ना मिले तो हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन अब स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन हम बगैर फॉर्मेट के कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 3161 रुपीज एंड 1000 कर लें फिर 3161। एडजस्टमेंट करते हैं इसमें। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अभी फाइंड किया, कितनी आई? 2498 ऐड कर देंगे 2498। उसके बाद हमने ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस है या नहीं, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। आओ जरा 8। अच्छा, गेन या लॉस फाइंड करने के तरीके हैं आपके पास 3। पहला तरीका, बुक वैल्यू को ही कंपेयर कर दो। 867,000 वाला एसेट 1284 का बेच रहे हो, गेन है लॉस? गेन, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप लोग डिस्पोजल का लेजर बना लिया करो। डिस्पोजल का बनाना आता है? चलो नहीं भी बनाना आता तो बाद में बनवाना सिखाऊंगा, कि अभी हमने क्वेश्चन पूरा करना है। या फिर जर्नल एंट्री डिस्पोजल की पास कर दिया। आपको गेन या लॉस लेने के लिए बुक वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट सेल से कंपेयर कर लो, बुक वैल्यू नहीं गिवन तो डिस्पोजल का लेजर बना लो, और डिस्पोजल का लेजर भी नहीं बनाते तो डिस्पोजल की जर्नल एंट्री पास कर, वहां से भी गेन या लॉस पता चल जाएगा। 867,000 वाला एसेट 1284 का बेचा तो कितना गेन आ रहा है? गेन ऑन डिस्पोजल 41, और गेन है तो हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये पहले प्लस हो चुका है। और बताएं, इस सवाल के अंदर ये ड्राइंग्स गिवन है, यहां पर बैड डेट्स। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और यहां पर उसने वैसे ही लिख दिया है नेट ऑफ अलाउंस। अब दो तरीके हैं, हमने देखेंगे हमारी वर्किंग कहां बचेगी। या तो इन दोनों को ऊपर जाकर प्लस कर दो तो वो क्या बन जाएंगे? ग्रॉस डेट। इस अलाउंस का डिफरेंस इधर ले लो और ग्रॉस डेटर का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल में ले। दूसरा तरीका, वर्किंग कैपिटल में सिर्फ नेट डेटर्स का डिफरेंस ले। कौन सा जल्दी होगा काम इस क्वेश्चन में? नेट डेटर्स वाला, क्योंकि अभी हमें इसमें एक दफा प्लस करें, इसका डिफरेंस इधर भी लिखें, तो इसका मतलब है अभी हम इस की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। क्योंकि बात आगे चलते हैं, इसका मतलब है हम प्रोविजन का डिफरेंस दूसरी ऑप्शन को अवेल करने जा रहे हैं। और कोई बात यहां पर तो कोई नजर नहीं आ रही। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 5 to 4। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद वर्किंग कैपिटल का चेंज लेना है। और जरा देखते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में हाईलाइट कर दो बस चीजें। शॉर्ट टर्म फाइनेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, कैपिटल अकाउंट कैपिटल में जाएगा, ट्रेड क्रेडिटर
तो इसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ले जाते हैं, स्टॉक एंड ट्रेड, डेटर्स, बस 3 ही चीजें। तो सबसे पहले देखें आपके क्रेडिटर कम हुए या ज्यादा। 2014 से 15 पर ध्यान रखना है, जाना किधर है, कितने से इंक्रीज हुए, क्रेडिटर्स इंक्रीज कितने से, 60। उसके बाद स्टॉक पे देखें डिक्रीज हुआ है, स्टॉक डिक्रीज टू 777, डिक्रीज हुआ है तो ऐड करेंगे। फिर डेटर्स को नेट ही लेना है, हमने नेट किए हुए हैं, 4887 से 6732 इंक्रीज, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज 18 और कुछ भी, इसको क्या लिखते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कितना 6776। ना इंटरेस्ट हमें नजर आया, ना टैक्स नजर आया, ये आया कहीं, ना इंटरेस्ट है, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी पूरी होगी, इसको ही ए कह दो। अब हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम, अच्छा मुझे बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो हमने फिक्स एसेट्स लेने हैं, फिक्स एसेट्स का लेजर बुक वैल्यू पे बना ले या कॉस्ट पे बना ले, दोनों पे बन सकता है, लेकिन हमने जल्दी बनाना है तो बुक वैल्यू पे, क्योंकि बुक वैल्यू गिवन है, सबकी बुक वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अपना पीपीई का लेजर डब्ल्यूडीवी या बुक वैल्यू पे बना लेते हैं, टाइम बचाना है हमने पेपर में। तो ब्रॉड ऑन कितना गिवन है, ब्रॉड ऑन कितना गिवन है, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4, कैरिड ऑन कितना गिवन है, 1 5 1 7 2। फिर जो एसेट बेचा उसकी बीवी लोगे या कॉस्ट लोगे, बुक वैल्यू लोगे, 8 6, फिर इसके अंदर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी लेंगे, कितना 2498। अब इसको क्लोज करेंगे, अगर तो बराबर आ जाता है इसका मतलब है कोई नहीं नया एसेट खरीदा, अगर बराबर आ जाता है यार ये, अगर बराबर आ जाता है तो कोई नहीं नया एसेट खरीदा, और अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब है कोई डिफरेंस है। चलें जी बताएं जरा, एडिशन आ रहा है या नहीं, कितने से, टोटल करो जरा, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 61, एडिशन या टोटल, कैश 6191। हाँ जी, पहले तो ये अपना लेजर ओके करें कि जब भी आपके पास नॉन करंट एसेट्स की इस तरह की सिचुएशन आए तो हमने लेजर बनाया करना है। अच्छा लेजर बनाते कब है, जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो। लेजर कब बनाते हैं, जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो लेजर बना लिया करो। हाँ जी, सबको पता चला 6191 का कि ये कैश कैसे आया, एक दफा देख भी लें। आप लोग कॉस्ट पे बनाओगे तब भी यही आंसर आएगा, आप अगर कॉस्ट पे बनाते तब भी यही आंसर आना था। चलिए अब थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा आपको, ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन हमने बुक वैल्यू वाला लिख लिया, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी इधर लिखनी होती है, डिस्पोजल की बुक वैल्यू। कॉस्ट पे बनाते तो कैसे बनाते निशा, कॉस्ट पे बनाते तो कैसे बनाते, पहले दोनों अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऊपर जाकर ऐड करते, फिर जो डिस्पोजल है इसकी भी कॉस्ट लिखते और फिर डेप्रिसिएशन यहां ना लिखते, तब भी आंसर 6191 की आना है। और जरा
परचेज ऑफ पीपीई, सिक्स वन आउटफ्लो। उसके बाद परचेज ऑफ पीपी के बाद कैश फ्रॉम डिस्पोजल, तो लिख लो कैश फ्रॉम एसेट को बेच के कैश कितना आया है 1 2, याद है ना फॉर्मेट, एसेट को बेच के जो हमें कैश मिलेगा वो हमारा इनफ्लो होता है। अब आए जरा इन्वेस्टमेंट की तरफ। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पहले 0 थी, अब 4911 है। खरीदी है या बेची है? खरीदी है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 41, और मेरे ख्याल में कोई भी बात नॉन करंट एसेट की नहीं गिवन। डन होगी बात। ये हमारा नेट कैश फ्लो आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। करो जरा इसका टोटल 98 आउटफ्लो। हाँ जी, नॉन करंट एसेट का लेजर बनाकर हमने पीपी की वैल्यू फाइंड कर ली, डिस्पोजल का कैश गिवन था और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी तो इसलिए डायरेक्ट ले लिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन उसकी भी होती तो उसका भी हमने डिफरेंस लेना था। गॉट इट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे चले। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास क्या क्या गिवन है? एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, एक कैपिटल है, बस। कैपिटल का लेवल ड्राइंग्स भी हैं, तो कैपिटल का लेजर बना लेते हैं इधर ही। हाँ जी, कैपिटल के लेजर में ब्रॉडऑन कितना है 27942 और कैरिड ऑन कितना है? क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स भी गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर 3122 और नेट प्रॉफिट कितना था 31। अब अगर फिर भी डिफरेंस आ रहा है ना, डेबिट साइड पर आएगा डिफरेंस तो वो मजीद ड्राइंग्स होंगी, और अगर क्रेडिट साइड पर डिफरेंस होगा तो इंक्रीज इन कैपिटल होगा इन कैश फॉर्म। है इंक्रीज कितना 54, ये आ गया हमारा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल या कैपिटल। अब लिख लेते हैं इंक्रीज इन कैपिटल कितना है जी 54। ड्राइंग्स कितनी है जी? अब ये नहीं कहना सर ड्राइंग्स आपने ऊपर लेजर में लिखी इधर नहीं लिखी, वो तो अपने लेजर में तो आएंगी जनरल एंट्री की वजह से, और यहां पर आएंगी ये कैश आउटफ्लो है। कितनी थी ड्राइंग्स 3120। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कम है ज्यादा है? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बढ़ रही कम हो रही है? 1616 से 2545। फाइनेंस इंक्रीज कितना 92। ये हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी 3259। सी अब नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी। पेपर में मैंने कहा फॉर्मेट से नहीं करवा रहा, बस अभी जवाब बराबर करवा रहा, अगला साल पूरे फॉर्मेट में करवाऊंगा। तीनों को प्लस करें तो 21 पॉजिटिव नेगेटिव। बताओ इसमें क्या करते होते हैं? ओपनिंग प्लस करें तो क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए। आओ जरा, आपका ओपनिंग कैश कहीं पड़ा होगा, ये आपका ओपनिंग है, ये प्लस करो तो आंसर क्या आना चाहिए 442। तो ओपनिंग 225 ऐड कर दो तो कितना आ रहा है 44। ये हमारा आंसर। हाँ जी ठीक होगी बात। चलो बाकी सारी बातें अगली क्लास में करते हैं।